सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 30 अप्रैल। आज संडे है मोस्टली, तो मोस्टली में संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं लेकिन दूसरे टॉपिक्स आते हैं। मोस्टली साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, आज अपन उनको ही डिस्कस करेंगे। मोस्टली आपको 3 या 4 साइंस से रिलेटेड ही टॉपिक्स मिल जाएंगे आज। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पर अपने फर्स्ट टॉपिक से। सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है फ्रेश बैच ऑफ 365 इंडियंस ब्रॉट बैक फ्रॉम सूडान। सो मोस्टली आपको ये टॉपिक पढ़ के क्या ध्यान में आना चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कि मोस्टली सूडान है कहाँ पे, राइट? सूडान अफ्रीका में है, तो उसके अगर यूपीसी क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो कैसे पूछेगा? सबसे पहले वो ये देखेगा कि उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है, राइट? तो सबसे पहले आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज में ध्यान होना चाहिए कि इजिप्ट उसका बॉर्डर टच करता है, लीबिया, चाड, ठीक है, साउथ सूडान, इथियोपिया, इरिट्रिया। तो ये सारे के सारे उसके क्या करते हैं, बॉर्डर टच करते हैं, राइट? लेकिन आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि यूपीसी ने अभी तक कुछ सूडान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं क्या? अगर सूडान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो कैसे पूछती है यूपीसी, राइट? वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, राइट? तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहें तो आपको ध्यान पड़ता रहेगा। ठीक है, ये था सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसको अपन मैं बोलना भूल गया शायद। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें तो ध्यान होनी चाहिए, लेकिन आपको और क्या ध्यान होना चाहिए कि रेड सी को कौन कौन टच करता है? तो रेड सी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होती है डेसी। ठीक है, आप मैप पे जरूर जाके देखें कि आप इस फॉर्म से अगर इस चीज को याद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, राइट? सो ऑपरेशन सूडान को लेके कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया है? ऑपरेशन कावरी इज अ कोड नेम फॉर इंडियाज एवैक्यूएशन एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन स्ट्रैंडेड इन सूडान amid intense fighting between the army and a paramilitary force there, right? So आपको इतना पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ बस किस रीजन की वजह से वहां पे क्राइसिस आया है मोस्टली, और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, और सूडान का मैप, उसके आसपास की कंट्रीज आपको ध्यान होनी चाहिए, राइट? आप सूडान की कंट्रीज का अगर आप याद करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी ट्रिक्स बना सकते हैं, राइट? आपको इजी रहेगा रिमेम्बर करने के लिए। ठीक है, सो अपना न्यूज़पेपर कहता है कि हाँ ठीक है, कुछ क्वारंटीन फैसिलिटीज सेटअप की गई हैं यहाँ पे इन लोगों के लिए। ठीक है, सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है क्लोज टू 4000 पेंटेड स्टॉक्स नेस्टिंग इन 2 एपी विलेजेस, मतलब अरुणाचल प्रदेश विलेजेस, राइट? सो अरुणाचल प्रदेश में पेंटेड स्टॉक से रिलेटेड कुछ चीजें पाई गई हैं। सो अपन ये देखते हैं कि यूपीसी ने अपन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, so if you walk through the countryside, you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. Which among the following such are birds or birds? So अपना फर्स्ट ऑप्शन कहता है पेंटिस्ट्रॉक्स, सेकंड कहता है कॉमन माइना, थर्ड कहता है ब्लैक नेक्ड क्रीन। सो अपना इसका आंसर वैसे सी है, 2 और 3 है। लाइक पेंटिस्ट्रॉक गलत है यहाँ पे, लेकिन अब अपने को क्या ध्यान होना चाहिए? अब अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि यूपीसी की नज़र में ये इसके बारे में है, और अगर वही न्यूज़ में आ जाता है तो अपने लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? सो आप आने वाले टाइम में इनको को भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई सेंचुरीज हैं या ये कहाँ से आता है, ये माइग्रेटरी एनिमल है या नहीं है। तो ये माइग्रेटरी एनिमल नहीं है। ठीक है, इसका वनरेबल स्टेटस क्या है, ये नियर थ्रेटेंड में आता है, राइट? तो ये सारी चीजें अपने को इसमें देखनी रहेगी। तो अब मैंने आपको बताया इसका स्टेटस क्या है। इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड अकॉर्डिंग टू द IUCN। ठीक है, नियर थ्रेटेंड। ठीक है, इसके बाद अगर ये माइग्रेटरी बर्ड है तो ये माइग्रेटरी बर्ड नहीं है, राइट? मोस्टली इसकी इंफॉर्मेशन काफी जगह नहीं है। इसको आपको अगर सर्च करना है तो आप गूगल पे अथवा विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, बायजूस फेसेस ED सर्चेस ओवर फेमा वायलेशंस। सो अपन को इतना न्यूज में नहीं जाना है, अपने को सिर्फ ये ध्यान देना है कि फेमा क्या है, फेमा की वायलेशंस क्या हो सकती हैं। सो फेमा अपने यहाँ एक है, व्हाट इज फॉरेन, फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में आया था। ठीक है, तो ये फेमा एक्ट करता क्या है? The legal framework for the administration of foreign exchange transactions in India is provided by the Foreign Exchange Management Act 1999. So अपने यहाँ जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना,
वो कौन प्रोवाइड कराता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? 1989 में। All transactions involving foreign exchange have been classified either as capital account or current account transactions. So अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि करंट अकाउंट में क्या होता है। तो करंट अकाउंट अपना कहता है ट्रांजेक्शन्स undertaken by a resident that do not alter his or her assets or liabilities including contingent liabilities outside India आर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। मतलब क्या है इसका कि जो ट्रांजेक्शन्स जो इंसान के एसेट्स और लाइबिलिटीज को इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल क्या आते हैं सर? एग्जांपल ये आते हैं कि जैसे कि फॉरेन ट्रेड से कोई पेमेंट किया जा रहा है उसके लिए, तो उससे आपके कोई एसेट्स नहीं है, उससे आपका ट्रेड है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी आपका कोई एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं है, तो वो करंट अकाउंट में आएंगे। एजुकेशन, तो वो भी आपकी कोई एसेट से लाइबिलिटी नहीं है, मतलब मोस्टली नहीं है लेकिन ठीक है, तो ये आपके करंट अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट, इट इंक्लूड्स दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया सच एज his or her assets or liabilities outside India are altered, either increase or decrease। तो अपन ये देखा कि करंट अकाउंट में ना मोस्टली एसेट्स और लाइबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं आता था, लेकिन यहाँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में अपन क्या देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट पे फर्क होता है। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, तो आप ये कुछ एसेट्स बाय कर रहे हैं, राइट। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप ये भी एसेट्स बाय कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आएंगे। ठीक है, आपको मोस्टली फेमा के बारे में ध्यान होना चाहिए कि फेमा क्या है। फेमा एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीजें देखता है, 1999 में आया था। इसमें दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यही था, छोटा सा आर्टिकल था। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि 20,000 करोड़ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इज अंडर द स्कैनर, मतलब लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट वहां से आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ठीक है, वो स्कैनर के अंदर है, मतलब वो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, राइट। चलिए तो अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है H5N1 kills 15 million birds, spreads to mammals. So uncontrolled spread of the virus can be catastrophic to the already endangered bird species globally, leading to mass extinction of several species. तो मैंने आपको बोला कि आज संडे का एडिटोरियल है, तो यहाँ पे मोस्टली साइंस रिलेटेड न्यूज क्वेश्चंस में रहते हैं। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं, डेडली H5 कंटिन्यूज अनडिबेटेड ग्लोबली। ठीक है, सो H5N1 बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि मोस्टली हार्मफुल डिजीज है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यूपीएससी ने अपने से क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following diseases? So H1N1 वायरस न्यूज में है, किससे रिलेटेड न्यूज में रहता है, राइट। सो आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। उसके बाद अगर चलिए ये अपने से 2015 में पूछा गया था, लेकिन आज पढ़ रहे हैं अपन H5N1 के बारे में। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका आंसर जरूर नेक्स्ट स्लाइड्स में जरूर बता दूंगा। H5N1, a subtype of avian influenza, has the potential to infect other mammals such as minks, ferrets, seals, domestic cats, and others. Through contact with infected birds, their faces infected birds caresses. तो मोस्टली क्या होता है कि H5N1 क्या है, ये इन्फेक्ट कर सकता है अदर एनिमल्स को भी। किसके थ्रू? मतलब ये इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, अगर उनसे कोई इफेक्ट मतलब टच होता है या समथिंग होता है तो वो दूसरे पे इन्फ्लुएंस कर सकता है इजिली। ठीक है, द widespread H5N1 outbreaks have substantially economic impact, resulting in significant losses to the poultry industry, threatening food vaccine security, apart from raising animal welfare and environmental concerns. So मतलब ये सिर्फ एक वो नहीं है कि ये किसी को इफेक्ट करता है समथिंग, इससे अपने काफी दूसरे इम्पैक्ट भी होते हैं। लाइक अगर फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, एनिमल वेलफेयर के बारे में देखना पड़ता है। अगर एनिमल इन्फेक्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट भी इन्फेक्ट होता है, राइट। तो ये ह्यूमंस में इफेक्ट कर सकता है क्या? तो हाँ, ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकता है, लाइक निमोनिया हो गया या दूसरे पेन्स हो गए या वोमिटिंग, डायरा, ये सारे में ला सकता है ह्यूमंस पे भी इम्पैक्ट। ठीक है,
तो इसके अलग अलग टाइप्स के इन्फ्लुएंजाज होते हैं, वो अपने को अभी ध्यान नहीं देने, क्योंकि अपने न्यूज़ में सिर्फ यही है। लेकिन आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट सेक्शन में, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है बिहाइंड द डर्थ ऑफ रेबीज वैक्सीन। सो ये मोस्टली एडिटोरियल था जो डॉग बाइट से रिलेटेड पूरे हफ्ते से न्यूज़ में चल रहा है। ऐसा क्यों है कि रेबीज की वैक्सीन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि डॉग बाइट से अपने यहाँ डेथ लेवल बढ़ रहा है। A lack of forecasting, irregular demand from states and poor coordination results in India facing a shortage every year, right? So, every year from November to March, when the weather is cool, most of the India people begin to spill out their homes. The eating season for dogs begin. ठीक है? So, related to dogs bites जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं अपने, तो अपने को बताया गया है हाउ द लास्ट सितंबर द एमसीडी रिपोर्टेड दैट इट हैज ओनली 5,000 ऑफ वैक्सीन लेफ्ट फॉर 2022 विद मिनिमल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉट हैविंग देम एट ऑल। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि अगर अपने यहाँ पे इन्फेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अपन इतने लेवल पे नहीं है कि अपन सबको वैक्सीन प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि रेबीज क्या है। तो रेबीज इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीजेस। ठीक है, तो मतलब रेबीज की अगर वैक्सीन है तो मतलब वो प्रिवेंटेबल है, राइट। लाइक अपन ने कोरोना में देखा था कि वो थोड़ा तो प्रिवेंट करती ही थी। ठीक है, तो अगर आप रेबीज के बारे में क्वेश्चन आए तो आप ये बताएंगे कि वो जूनोटिक है। ठीक है, वो वायरल डिजीज है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय रिब्यूनिक एसिड वायरस दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ अ रैपिड एनिमल, डॉग, कैट और मंकी एक्सेट्रा. It is invariably transmitted following a bite of an infected animal that leads to deposition of the saliva and the virus in the wound. So ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? ये ट्रांसमिट हो सकता है लाइक अगर कोई आपको डॉग बाइट कर लेता है तो उसकी जो बाइट्स होंगी उसका जो सलाइवा उसके वायरसेस में होता है, मतलब उसके सलाइवा में जो वायरस होता है वो आपको इन्फेक्ट कर देगा आपकी बॉडी को। ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो आपके अंदर भी रेबीज के चांसेस हो जाते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि स्टेटस क्या है रेबीज का इंडिया में। ठीक है, सो इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज, मतलब मोस्टली कम चीजें होती हैं जहाँ पे इंडिया एंडेमिक होता है। तो इंडिया इज एंडेमिक फॉर रेबीज एंड अकाउंट्स फॉर 36% ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ। मतलब लाइक जो भी रेबीज डेथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में उसमें से 36% तो अपना इंडिया ही है, राइट। इट कॉजेस अबाउट 1,80,000 मतलब सॉरी 18,000 to 20,000 death every year. About 30 to 60% of reported rabies causes death in India occur in children under the age of 15 years, as bites that occur in children often go unrecognized and unreported. So आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़ा नंबर है इसका। 18,000 to 20,000 डेथ हर साल होती है, जबकि ये तो फिर भी शायद कोई रिपोर्टेड फिगर्स होंगे, लेकिन ऐसे काफी रिपोर्टेड फिगर्स होंगे जो कभी आप सामने आते ही नहीं होंगे क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं कराता है मोस्टली इस चीज को रिलेटेड, राइट। सो मोस्टली कौन से किन बच्चों की डेथ हो रही है जो 15 ईयर्स के अंडर आते हैं, राइट। इन इंडिया डॉग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 97% ऑफ ह्यूमन रेबीज, followed by cats 2%, jackals, mongoose and others. The disease is endemic throughout the country. तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ डॉग्स ही 97% ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने की हिम्मत रखते हैं। तो जब भी अपन डॉग्स की बात करते हैं तो अपने को ध्यान देना चाहिए कि अपने उनकी पॉपुलेशन कम कर सकें या स्टेरिलाइजेशन कर सकें, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस ना कर पाए और ह्यूमंस को इतना थ्रेट ना बने। मेरे को डॉग्स लवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। सो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है एनीमिया मेजर फ्लॉज इन अ टी फोर्टिफिकेशन स्टडी। ठीक है, सो एनीमिया के बारे में अब सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज एनीमिया। एनीमिया होता क्या है? इट इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी is insufficient to meet psychological needs which vary by age, sex, altitude, smoking and their pregnancy status. So ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम रहती है, मतलब सफिशिएंट नहीं रहती है जो कि बॉडी को चाहिए होती है। वो एज के थ्रू वेरी करती रहती है, लाइक सेक्स के थ्रू वेरी करती है, लाइक मेल और फीमेल में अलग हो सकती है, एल्टीट्यूड
के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहाँ पे अलग वेरी कर सकती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपके अंदर एनीमिया, मतलब लाइक आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है, प्रेगनेंसी स्टेटस होता है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। तो आप एनीमिया देख सकते हैं। WHO ने भी सेम डेफिनेशन दी है। अगर आपको कभी मेंस के आंसर में आए लिखने में तो आप WHO की डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट, कि WHO भी यही चीज को डिफाइन करता है। आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया अमंग ऑल अदर कंडीशंस। सबसे कॉमन कंडीशन क्या है? आयरन डेफिशिएंसी होना, such as phyllute, vitamin B12, vitamin E deficiency, chronic inflammation, parasite infections and inherited disorders can cause anemia। ये सारे के सारे मिलके अपने को एनीमिया कॉज कर सकते हैं, राइट। लेकिन एनीमिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब लाइक अगर न्यूज में पूछा जा रहा है तो एनीमिया के कोई ना कोई तो मेजर चीजें होंगी जो अपने को पढ़नी है, राइट। सो अपन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कुछ स्टैट्स बताए गए हैं, यहाँ पे अपने कुछ हेमोग्लोबिन लेवल बताए गए हैं जो अपने को देखने चाहिए। यहाँ पे अपने कुछ आयरन डिफिशियंसी के बारे में बताया गया है कि कौन कितना फेस करता है, ठीक है। एक स्मॉल स्टडी के हिसाब से 50% एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी के हिसाब से, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, राइट। एडोलसेंट गर्ल्स में 10 to 19 ईयर्स में ये सारी की सारी चीज़ें मोस्टली B12 प्रेजेंट रहता है 22%। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाज सीन इन 27% ऑफ द गर्ल्स। सो मोस्टली गर्ल्स में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स में पाया जाएगा, मेंस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें एनीमिया को कंडीशंस के इंक्लूड होगी, राइट। सो अपन चलते हैं कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं। सो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स ले रखे हैं वो है एनीमिया मुक्त भारत 666 स्ट्रेटेजी। तो 666 स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले 6 बेनिफिशरीज, उसके बाद आते हैं 6 इंटरवेंशंस, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो 6 बेनिफिशरीज में कौन कौन आते हैं? चिल्ड्रन अप टू 6 to 59 months of age, children of 5 to 9 years of age, adolescent girls and boys 10 to 9 years of age, women of reproductive age 20 to 25 years of age, pregnant women, lactating mothers 0 to 6 month child, राइट। तो ये तो आपने देखा कुछ बेनिफिशरीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंशंस लिए हैं, लाइक प्रोफाइलेटिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, मतलब आयरन अगर की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए सप्लीमेंट करना, डीवॉर्मिंग, intensified year-round behavior change, communication campaigns including ensure relate court camping, मतलब लाइक आप लोगों के बारे में कैंपेन्स करो, अवेयरनेस दो कि हाँ भाई अगर आपको एनीमिया है तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हो या आपके क्या क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं। टेक्स्टिंग ऑफ एनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड्स एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, राइट। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फॉलिक फोर्टिफाइड फूड्स इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। सो यहाँ पे क्या कहता है कि आयरन फॉलिक फोर्टिफाइड फूड्स तो होने ही चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में, ये मैंडेटरी कर देना चाहिए, राइट। 6 पॉइंट कहता है एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया फ्लोरोसिस। सो ये कुछ चीज़ें जहाँ पे अपने को फोकस करना है, मलेरिया, हेमोग्लोबिन फ्लोरोसिस, ठीक है। ये कुछ इंटरवेंशंस देखिए अपन ने देखा कि सबसे पहले में एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी से किसको फायदा होगा, उसके बाद अपन ने देखा कि कौन कौन इंटरवेंशन में शामिल होगा, उसके बाद अपन देखते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या है जो इस पर वर्क करेंगे। तो अपना फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कहता है नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट। उसके बाद अगर अपना सेकेंड पॉइंट कहता है इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। थर्ड पॉइंट कहता है स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। फोर्थ पॉइंट कहता है कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज। फिफ्थ पॉइंट कहता है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल। फिफ्थ पॉइंट कहता है एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल बोर्ड, वन स्टॉप शॉप फॉर एनीमिया। तो अपने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू अपन एनीमिया को रिमूव करने के लिए वर्क कर सकते हैं, राइट। अपन ये भी देखा कि अपन इंटरवेंशंस में क्या क्या करेंगे, मतलब लाइक
क्या क्या हेल्प कर सकते हैं अपन, किसके थ्रू करेंगे, अपन ये 6 यूनिट्स सीखी अपन ने कि अपन ये 6 यूनिट्स की तरह ये सारी इंटरवेंशंस कर सकते हैं, लेकिन उनको लेने वाले कौन होंगे, ये 6 लोग होंगे, राइट। तो अपने को एनीमे में भारत के 666 के स्ट्रेटेजी के बारे में पता पड़ गया। लेकिन अगर अपन और देखें कि और कौन से गवर्नमेंट के अदर इनिशिएटिव्स हैं जो कि एनीमिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो अपना सबसे पहले तो आता है स्टेट्स का, क्योंकि हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, राइट। अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हेल्थ के बारे में देखना, हेल्थ के बारे में देखना काम हो जाता है स्टेट का, ठीक है। जैसे कि जो भी नेशनल प्रोग्राम्स भी अगर लाए कर रहे हैं स्टेट यूटी के साथ, तो वो स्टेट गवर्नमेंट फाइनली इम्प्लीमेंट करेगी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। सो अपन ये देखते हैं कि वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये अपन ने यहाँ पे भी देखा था कि इंटरवेंशन में होगा। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं जो कि वीकली हर जगह जाके लोगों को आयरन फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि एनीमिया फाइट करने में मदद हो, ठीक है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एनीमिया, मतलब अपने को ये नहीं देखना है कि कुछ रूरल एरियाज में ही वुमेन इम्पैक्टेड होगी, अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन सबकी स्क्रीनिंग करें, जिसके थ्रू अपने को ये पता लगे कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। काफी बार अपने को यही नहीं पता होता कि अपन इन्फेक्टेड हैं, तो अपन उसके रिगार्डिंग टैबलेट्स ही नहीं ले पाते हैं, राइट। सो अपना थर्ड पॉइंट कहता है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ अभियान। सो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एनीमिया को दूर करने के लिए, राइट, और वुमेन के न्यूट्रिशन और ये सब का ध्यान रखने के लिए, राइट। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे, ये कुछ एडिटोरियल्स थे, आज के एडिटोरियल्स तो नहीं कहेंगे, ये कुछ अपने टॉपिक्स रहे जो आज अपन ने डिस्कस करे, मोस्टली अपने साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स थे आज, राइट। सो मंडे को मिलेंगे, मतलब कल मिलेंगे वापस नए एडिटोरियल्स के साथ। सो बाय बाय।